हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम इमरान और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह चुके हैं यूनिट नंबर 3 के, उसे आज हम डिस्कस कर लेंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बात करते हैं कि इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं और आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इंटायर प्लेलिस्ट आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मिल जाएगी। एज आई नो दैट योर एग्जामिनेशंस आर कमिंग ऑन, इसलिए मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी लेकर आ चुकी हूँ। आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नेटवर्क गवर्नेंस क्या होता है? देखिए, नेटवर्क गवर्नेंस अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है, आप कह सकते हैं टॉपिक है। बिकॉज आज के टाइम पे क्या ज़रूरत है, आज के टाइम आप देखेंगे कि नेटवर्किंग जो है वो आप देखते हैं कि ड्यू टू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के कारण नेटवर्किंग बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया नेटवर्क्स तो बढ़ ही चुके हैं, बिकॉज हमारे पास पहले जो है एक तरीके से मीडियम नहीं होता था कि हम कनेक्टिविटी किस तरीके से बढ़ाएं। बट आप देखेंगे कि ड्यू टू दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आजकल हमारे बीच में कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है, नेटवर्किंग जो है बढ़ चुकी है। तो बेसिकली नेटवर्क गवर्नेंस इसी आइडिया पे बेस्ड है कि हमें कहीं ना कहीं आपस में जो है नेटवर्क्स क्रिएट करने हैं। अब ये नेटवर्क ज़रूरी नहीं कि नेट पे ही क्रिएट होंगे। नेटवर्क्स जो है बेसिकली इसे कहने का मतलब ये है कि एक वेब ऑफ नेटवर्क्स, मतलब जब आप लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ताकि वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकें, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें और साथ साथ पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो है अपना ओपिनियन दे सकें। तो इसे हम कहते हैं नेटवर्क गवर्नेंस। आई होप ये चीज़ आपको जो है क्लियर है। तो बेसिकली नेटवर्क गवर्नेंस यही है कि आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आपस में जो है उसके बेसिस पे रिलेशनशिप फॉर्म करें, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट फॉर्म करे, ठीक है। और वो जो गवर्नमेंट बने, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए काम करे, जो भी चीज़ें हैं बेसिकली आपको देखने को मिलता है कि लोगों का जो कंसर्न है वो गवर्नमेंट तक पहुँचे। और ये गवर्नमेंट तक कैसे पहुँचेगा? नेटवर्क के थ्रू पहुँचेगा। और इसी के लिए जो है नेटवर्क गवर्नेंस जो है काम करती है। इसमें इनफॉर्मल रिलेशंस भी रहेंगे, फॉर्मल रिलेशंस भी रहेंगे। देखा जाए तो एक तरीके से कोलैबोरेटिव गवर्नेंस जैसा ही दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसमें कोई हायरकी नहीं है, ठीक है। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस में अक्सर क्या होगा, देखिए एक तरीके से आप देख सकते हैं कि हायरकी रहेगी कि आप किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट के अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नेटवर्किंग है। तो नेटवर्क्स मतलब जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स है वो लोग आपस में कॉम्पीट करेंगे और यहाँ पर कॉम्पिटिशन, मतलब यहाँ पर जो है आपस में कॉपरेशन की भावना रहेगी, ना कि कॉम्पिटिशन की, ना ही हायरकी की, ठीक है। तो आपको देखने को मिलता है कि नेटवर्क गवर्नेंस जो है, बेसिकली नेटवर्क गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम पे मैंने अभी आपको बता दिया कि आईटीसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की वजह से और ज़्यादा हम देख सकते हैं कि नेटवर्क गवर्नेंस हम फॉर्म कर पा रहे हैं। तो अभी हमें समझने की ज़रूरत है कि नेटवर्क गवर्नेंस की ज़रूरत क्या पड़ती है। देखिए, आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपको जो है कि कोई कुछ बता रहा है, कोई गवर्नमेंट का कोई सर्कुलर आ रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है कि एग्जिस्ट करती थी। आज के टाइम पे आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत मॉडर्नाइज हो चुकी है और वेबसाइट पे आपको जो है हर चीज़ मिल जाएगी, फॉर्म्स मिल जाएगी। तो फॉर्म्स मिल जाएगा, फॉर्म फिल करना है, कुछ भी करना है। तो पहले क्या होता था, हर चीज़ ऑफिस के थ्रू हो रही है। तो हमने देखा कि आईटीसी का यूज़ करके हमने पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाया। तो इसी तरीके से हमें जो है कहीं ना कहीं ये आईटीसी का ही यूज़ करके हमें पॉलिसी फ्रेमवर्क और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को भी हमें क्या करना है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाना है। और पॉलिसी मेकर्स, जो स्पेशली पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस फील्ड में, वो लोग यही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग नए नए तरीके एडवाइस कर सकें, जिसकी वजह से और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इफ़िशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाए और एक ऑल इंक्लूसिव आप कह सकते हैं डिसीजन जो है आप ले सकें। तो जितना ज़्यादा हम नेटवर्क्स को यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं और इस वजह से हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है एक सोसाइटी में इंक्रीज होती है। और कैसल इसे कहते हैं द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था नेटवर्क गवर्नेंस का, इतना डिफिकल्ट नहीं है। वैसे नेटवर्क गवर्नेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बात करते हैं डिजिटल गवर्नेंस के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। मैंने अभी आपको बताया, अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है डिजी लॉकर है, ठीक है। और अभी के टाइम पे आप देखेंगे कि अभी जैसे कि डिजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं हर जगह। मतलब आपको अपना फिजिकल आधार कार्ड हो गया या हर चीज़ लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वहाँ पर स्टोर है और आप वहाँ से इजीली एक्सेसिबल करके किसी को भी दिखा सकते हैं। और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, नए नए ऐप्स लॉन्च किए गए हैं, जिसकी वजह से आपको जो है चीज़ें ईजी हो जाए। जैसे माई गवर्नमेंट का जो ऐप है, तो इसमें आप देखेंगे कि चीज़ें आप गवर्नमेंट के साथ जो है आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स गवर्नमेंट निकालते रहती है, उसमें आप पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट को जो है अपना फीडबैक और इनपुट दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपको देखने को मिलता है कि ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें डिजिटल गवर्नेंस या फिर हमसे ई गवर्नेंस कहते हैं। मतलब ये वेबसाइट्स का, चैनल्स का, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐप्स का, ये सब चीज़ों का यूज़ करके सिटीजन्स को और ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और सही में देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी चीज़ है ये, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 140 करोड़ की आबादी में फिज़िकली हर चीज़ पहुंचाना, पब्लिक डिलीवरी गुड्स एंड सर्विसेज की करना, इट्स नॉट पॉसिबल। और इसी वजह से जो है आपको देखने को मिल रहा है ई गवर्नेंस। आधार कार्ड, आप हर चीज़ आजकल जो है ऑनलाइन आप देख सकते हो। आपको अगर कुछ करेक्शन करवाना है या फिर कुछ भी करना है, हर चीज़ जो है गवर्नमेंट की वो ऑनलाइन होती जा रही है, ठीक है। मोर एंड मोर जो है आप देखेंगे कि हर जगह पे आपको हर जगह पे अब ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है ऑफलाइन से ऑनलाइन सिस्टम में। और ये एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है, क्योंकि इससे इफेक्टिवनेस बढ़ने ही वाली है। पहले के टाइम पे आप घंटों लाइन में खड़े रहे, उसके बाद कुछ काम होता है, या फिर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है ऑफिस बंद हो गया, फिर काम ही नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए डिजिटल गवर्नेंस अपने आप में एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। तो बेसिकली यही जो है क्रक्स है डिजिटल गवर्नेंस का। और डिजिटल गवर्नेंस में गवर्नमेंट यही ट्राई कर रही है कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। साथ साथ इसको यूज़ करने से मैंने अभी आपको बताया स्मूथ डिलीवरी ऑफ पब्लिक पॉलिसी होगी और पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। और इसलिए हमको देखने को मिलता है कि स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ देखते हुए हमें जो है अगर सब लोगों को कनेक्ट करना है तो फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ सब लोगों को बुलाकर मीटिंग में बिठा लो। बट अगर आप डिजिटली जो है इस चीज़ को करना चाहो तो ये पॉसिबल हो पाएगा। और यही चीज़ जो है डिजिटल गवर्नेंस ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि सिस्टम को और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाए, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, और ज़्यादा एफिशिएंट। आप आजकल अगर कोई भी कंप्लेन गवर्नमेंट के खिलाफ डालते हो, इन केस आप कहीं पर भी जो है कंप्लेन करते हो ऑनलाइन, अगर आप देखें चाहे आप कोई हेल्पलाइन नंबर है, सीएम हेल्पलाइन है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आपकी एक डिटेल प्रोसेस दी हुई होती है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है और कहाँ तक के कौन सा नोडल ऑफिसर उसके साथ डील कर रहा है। तो बेसिकली ये आपको देखने को मिलता है कि इससे सिस्टम और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और इफेक्टिव बन जाता है, जब आपको जो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होती है थ्रू द इंटरनेट बाय द गवर्नमेंट। और इससे कहीं ना कहीं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है, करप्शन की चांसेस भी कम हो जाती है। डिजिटल गवर्नेंस के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स देख सकते हैं, जैसे कि ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई सर्विसेज, ई गवर्नेंस। तो बेसिकली ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक आपको पता है। और आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी सिस्टम निकला। अगर आप पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर तो आपको पता होगा कि अब इलेक्ट्रॉनिक मतलब ईवीएम मशीन्स तो पहले से यूज़ होती थी, बट होता क्या था कि बहुत सारे लोग वोट नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो अपने होम टाउन में नहीं रहते थे जहाँ पर वो उनका नाम रजिस्टर्ड है। तो उस चीज़ को, चैलेंज को सॉल्व करने के लिए भी जो है एक आप देख सकते हैं कि निकाला जाने वाला है कि जल्द से जल्द कि आप जो है दूसरी जगह पे भी रहें तो आप अपने घर के लिए जो घर की कॉन्स्टिट्यूंसी से आप वोट कर सकें। तो ये चीज़ भी जो है निकालने की कोशिश की जा रही है। टेक्नोलॉजी को यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए, ये जो है नीड ऑफ द डे है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसल्टेशन हो, इंगेजमेंट हो, सोसाइटल गाइडेंस हो, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली डिजिटल गवर्नेंस का पार्ट है। इससे आप देखेंगे अल्टीमेटली गुड गवर्नेंस होने वाला है, अच्छा गवर्नेंस प्रमोट होने वाला है। और इससे आपकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, जो पेपर कॉस्ट होता है, ठीक है, पेपर कॉस्ट हमें लगता है बहुत कम है, बट आपको पता है पेपर कॉस्ट जो है बहुत इनॉर्मस होता है। जब स्पेशली क्योंकि एक गवर्नमेंट जो है सारा काम पेपर पे करती है, बिकॉज एक हायरकी फॉलो होती है, ठीक है। छोटा सा छोटा काम भी क्यों ना हो, आप देखेंगे कि हर चीज़ जो है पास होती है फ्रॉम अ हायरकी। छोटे लेवल से बड़े लेवल तक एप्लीकेशन जा रही है, लेटर जा
रहा है, उसकी 2 कॉपी 3 कॉपी बनाई जा रही है, तो पेपर कॉस्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कट होता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सेकेंडली आप बात करते हैं कि इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, बिकॉज आपको पता है ये पेपर इतने सारे जो ब्यूरो होते हैं, ऑफिस होते हैं, आर्काइव्स होते हैं, वहाँ पर जो क्रिएटेड होते हैं वो अक्सर डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज आपको देखने को मिलता है ड्यू टू वेदर कंडीशंस में भी, या फिर ना कोई भी तरीके की नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर आने की वजह से आप वहाँ पर फिजिकली आप कितने टाइम तक रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर पाएंगे, 100 ईयर्स मैक्स टू मैक्स। लेकिन डिजिटली अगर आप देखें तो डिजिटल अगर आप उसको प्रॉपर सिक्योरिटी रख पाए तो आपकी जो है उसको लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम इन द सेंस कि आप उसको जो है एन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए स्टोर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल गवर्नेंस जो है ये सारी चीज़ों को अच्छा करता है, बेटर मैनेजमेंट के लिए जो है ये हेल्प करता है, एंड ये ट्राई टू फैसिलिटेट गवर्नमेंट सर्विस। तो बेसिकली गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है आपको मिले आसानी से, ये जो है इसका प्रिंसिपल है। आई होप ये जो पूरा चैप्टर था वो आपकी क्लियर हो चुका होगा। इसमें हमने मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन गवर्नेंस पढ़े कि किस तरीके से आप जो है गवर्नमेंट्स को, अलग गवर्नमेंट को जो है किस तरीके से आप इफेक्टिव बना सकते हैं। उसमें हमने कोलैबोरेटिव गवर्नेंस पढ़ा, नेटवर्किंग गवर्नेंस पढ़ा, डिजिटल गवर्नेंस पढ़ा, ई गवर्नेंस के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो आई होप ये आपको पता चल चुका होगा। इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स यूजुअली आते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कंक्लूजन की बात कर ले तो अभी जो हमें देखने को मिलता है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म आ रहे हैं इसे हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की थ्योरी कहते हैं। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों इमर्ज होकर आ रहे हैं। ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मार्केट का जो है, मार्केट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है और स्टेट को इम्पोर्टेंस कम देती है, बट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, मार्केट को कम देती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्रक्स है उसका, और इसके अलावा डिटेल डिफरेंस तो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पूरा इंटायर चैप्टर है इसका क्रक्स जो है ऑसबॉर्न एंड गैबलर के चैप्टर अगर हम वर्ड्स में समझे तो वो कहते हैं कि वी नॉट नीड मोर गवर्नमेंट, वी नीड बेटर गवर्नमेंट। हमें और गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें अच्छी गवर्नमेंट चाहिए, बेटर गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आए वो कैसे रूल कर रही है वो मैटर करता है। ठीक है, किस तरीके के अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज वो यूज़ कर रही है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो अभी रिसेंटली हम देखेंगे सबसे पहले जो आया था थ्योरी वो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद गुड गवर्नेंस जो है आज के टाइम पे उभर कर आ रहा है। तो आई होप ये आपको पूरा चैप्टर जो है बेसिकली क्लियर हो चुका होगा, और ये रिसेंट डिकेड्स का ही जो है डिस्कशन और टॉपिक है। और आपको देखने को मिलता है अगर आप मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस को ट्रेस करने की कोशिश करें तो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1, 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 जो बेसिकली 1988 में हुई थी और एक 2008 में हुई थी, इसका जो बेसिक एजेंडा था इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये जो है बेसिकली इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो है गुड गवर्नेंस का आइडिया भी जो है इमर्ज होकर आता है। तो आई होप ये पूरे चैप्टर को आप इजीली समझ पाए होंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे विमेन के बारे में। बेसिकली फेमिनिन चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर हमारा, और वो बताता है कि किस तरीके से जो है विमेन को जो है अंडर रिप्रेजेंटेशन मिला है इन पॉलिटिक्स। तो उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।